नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। मैं बार बार इस पर इंसिस्ट करता हूँ। कुछ हमारे सुधी श्रोता मेरी बात से सहमत नहीं है। हर दिन कोई न कोई कमेंट इस तरह से आता है कि साहब ये सब एक ही तरह की घटनाएं हैं। मैं भी अपने उन सुधी श्रोताओं और किस्सा गोई परिवार के सुधी मित्रों से असहमत हूँ। कतई एक तरह की घटनाएं नहीं है। सब में अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है। सब में अलग अलग कारण हैं क्यों वो ब्लाइंड मर्डर हैं, और सब में अलग अलग तरीके से पुलिस ने इसको सुलझाने का प्रयास किया है। एक आरोप और जो कल और परसों दोनों ही दिन हमारे एक बहुत ही पुराने और परिवार के सदस्य, बुजुर्ग सदस्य हैं, ऐसा लगता है उनकी बातों से। उनका ये कहना है कि साहब आजकल आप जो ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज की घटनाएं सुना रहे हैं उसमें पुलिस के लिए वाहवाही है। आप अपनी पुलिस की वाहवाही करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। तो मैं अपने ऐसे सभी परिवार के, किस्सा गोई परिवार के सदस्यों से ये अनुरोध करूंगा कि वो पुराने एपिसोड भी कुछ देखें। जहां कहीं भी पुलिस ने गलती की, लापरवाही की, बदनीयती की या किन्हीं और कारणों से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, मैंने स्पष्ट रूप से उस ओर इशारा भी किया और साफ तौर से बताया भी। लेकिन अगर 8 साल बाद, 3 साल बाद या कल की घटना में 2 साल बाद किसी हत्या के ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने सुलझाया है तो जरूर एक शब्द धन्यवाद का इसके वो पात्र हैं। मेरा ये कतई मकसद नहीं है कि ब्लाइंड मर्डर सीरीज की इस तरह की घटनाओं में आपको पुलिस की वाहवाही सुनाऊं। बहरहाल ये किसी परिवार में जब ज़्यादा सदस्य हों, ज़्यादा बर्तन हों, टकराएंगे, खटखटाएंगे, आवाज़ भी करेंगे। अच्छा है आपकी जो आपका क्रिटिसिज्म है या जो आपकी टिप्पणियां हैं वो हमें भी सचेत करती रहती हैं। आज की ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज़ की अगली घटना लखनऊ से है। वर्ष है 2014, तारीख थी 14 दिसंबर, दिन था संभवतः मंगलवार। कैंट में एक बाजार है, रजमन बाजार। बेसिकली ये रजमन बाजार फौजियों की, क्योंकि बहुत बड़ा कैंट एरिया है लखनऊ का, और रजमन की तरफ फौज से रिटायर होने वाले तमाम लोग अपने मकान बनाकर वहीं बस गए, जबकि लखनऊ के पुराने बाशिंदों की भी बड़ी बड़ी कोठियां हैं। वहाँ फायरिंग रेंज है रजमन बाजार की। रजमन बाजार की फायरिंग रेंज के पास एक 30 वर्ष की महिला, उसका शव मिला। शव रात में ऐसा लगता था कि हत्या की गई। सवेरे आर्मी के लिए तैयारी करने वाले तमाम लड़के जो सड़कों पर दौड़ते हैं, दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से कई लड़कों ने जब वो शव देखा तो भीड़ लग गई। 112 को खबर की गई। उस समय तो शायद डायल 100 ही था और लखनऊ का अपना कंट्रोल रूम 100 नंबर का एकदम अलग था, हाईटेक। बहरहाल सूचना हुई, कैंट की फोर्स
रजमन चौकी की तमाम फोर्स मौके पर पहुंची। शरीर पर कोई चोट के जाहिरा निशान नहीं थे। गले के इर्द गिर्द जरूर नीलगू निशान थे। महिला की दोनों हाथों की चूड़ियां इंटैक्ट थी, एक भी चूड़ी टूटी हुई नहीं थी। महिला के कपड़े सब यथावत थे, कोई भी कपड़ा उनमें से अस्त व्यस्त नहीं था। कद काठी से महिला संभ्रांत परिवार की लगती थी। बहरहाल पुलिस ने काफी प्रयास किया उसकी पहचान करने का, पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने अज्ञात में ही पंचायतनामा किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीनियर अफसर्स, बल्कि एक महिला पुलिस अधिकारी थी, CO कैंट बबीता सिंह। लखनऊ में बबीता का बहुत नाम है, बहुत महिला अपराधों के लिए खासकर उसने बहुत काम किया है। क्राइम में सच भी बबीता ने बहुत काम किया है, इसलिए उसकी छवि एक तेज तर्रार सर्किल ऑफिसर की रही है। उसने जब ये सब देखा तो एक ऑब्जर्वेशन उसने अपने मातहतों को वहीं मौके पर बताया कि महिला ने जरा सा भी संघर्ष नहीं किया है, और संघर्ष न करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि अगर गैर मर्द ने, गैर पुरुष ने, अनजाने व्यक्ति ने, अनजाने लोगों ने इसे छूने की भी कोशिश की होती तो ये प्रतिरोध जरूर करती, और प्रतिरोध करने में सबसे पहले चूड़ियां टूटती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई इसका बहुत नज़दीक अच्छा जानने वाला उसकी ये करतूत है, लेकिन ये सब जानने से पहले महिला की शिनाख्त किया जाना बहुत आवश्यक है। बहरहाल सेट पर इस बात की सूचना प्रसारित हुई कि एक अज्ञात महिला, रंग गोरा, कद सामान्य, फला रंग की साड़ी और इस तरह से सैंडल और सारी चीज़ों के बारे में आप ऐसी ये रजमन बाजार थाना कैंट में ये सब मिला है, जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगर कहीं इसकी गुमशुदगी लिखी जाती है तो संबंधित को लाश की पहचान करने के लिए भेजा जाए, क्योंकि लाश पोस्टमार्टम के लिए गई है। हो सकता है पोस्टमार्टम हो चुका हो और न भी हो चुका हो तो लाश पहचान के काबिल रहेगी। अगले दिन बुधवार को एक व्यक्ति जिसका नाम था पवन तिवारी और उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति नाम था साहिल श्रीवास्तव, ये दोनों थाना चौक पहुंचे और थाना चौक में बताया पवन तिवारी ने कि मेरी पत्नी ऋतु श्रीवास्तव, जो नादान महल रोड चौक क्षेत्र में है, वहां स्थित नैनीताल बैंक में सहायक प्रबंधक है, असिस्टेंट मैनेजर है। वो कल शाम को बैंक से घर के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। पुलिस ने पूछा, आप कौन हैं? पवन तिवारी ने कहा कि मैं ऋतु श्रीवास्तव का पति हूं, और साहिल ने कहा कि मैं ऋतु का सगा भाई हूं। वहां जो थाना कैंपस में लोग मौजूद थे, जैसे लोग सहानुभूति के लिए आ जाते हैं, पवन तिवारी भी देखने में संभ्रांत घर के लग रहे थे और साहिल भी। फौरन किसी मुंशी ने कहा कि साहब ये कल सुबह एक मैसेज आया था किसी अज्ञात महिला की लाश के बारे में रजमन बाजार में। मैसेज नोट करने वाले ने क्या हुलिया लिखा है, इसको एक बार देख लिया जाए। खैर, जहां मैसेज का जो नोट पैड होता है
उसमें उस मैसेज की तलाश की गई तो एक दिन पहले सवेरे की उस मैसेज में वही कद काठी हुलिया लिखी हुई थी जो पवन तिवारी ने अपनी पत्नी रितु श्रीवास्तव के लिए बताया था। उन्हें सलाह दी गई कि आप कैंट थाने चले जाएं, वहाँ पर अज्ञात शव के फोटोग्राफ होंगे, उसे देख लें और मॉर्चरी जाकर इसकी पहचान कर लें। और अगर वो नहीं है तब आइएगा आप, हम गुमशुदगी लिख देंगे। बहरहाल वो थाना कैंट गए, वहाँ से पुलिस की जीप से उन्हें भेजा गया मॉर्चरी में। वहाँ जाते ही दहाड़ मार मार कर रोने लगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मेरी पत्नी 6 माह की गर्भवती है। तय हो गया कि पत्नी की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक आ गई थी, स्ट्रैंगुलेशन उसमें आया था। मुकदमा 302 का लिख दिया गया। तफ्तीश शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने लगे, लेकिन संख्या उनकी उतनी नहीं थी 2014 में जितनी कि आज है। सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ नहीं पता लगा। वैसे भी रजमन बाजार का इलाका लखनऊ शहर का आउटर इलाका है, वहाँ से आगे देहात शुरू होता है। साहिल श्रीवास्तव ने कहा कि मैंने दीदी से शाम को करीब 6:40 पर फ़ोन से बात की थी और मैंने पूछा था कि दीदी आप कहाँ हो, घर कितनी देर में पहुँचोगी। रितु ने बताया था कि मैं पवन के साथ हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा। उसने ये बताया कि नादान महल रोड से किसी टेम्पो या टैक्सी से वो चारबाग तक आती थी और चारबाग में पवन मोटरसाइकिल चूँकि अपनी वहाँ पार्किंग में रखते थे, पवन उनको मोटरसाइकिल से लेकर घर आ जाया करते थे। पवन तिवारी से पूछा गया तो उसने बताया कि साहब मैं रोज ऐसा नहीं करता था, वो कभी कभी वहाँ से आती थी और अगर मैं नहीं हुआ या फ़ोन किया मैं नहीं जा पाया तो वो फिर टेम्पो से ही घर चली आती थी। मैं रोज नहीं जाता था और उस दिन भी मैं नहीं गया था। वो कब गई, कहाँ से गई, क्यों गई, मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा पति पवन तिवारी ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी और उसकी 2 साल पहले हमारा और रितु का प्रेम विवाह हुआ था। उसने ये भी बताया कि 2006 में एफटेक कंप्यूटर कोर्स के दौरान कोचिंग करते समय रितु से मेरी दोस्ती हुई थी। लेकिन जब रितु ने यह बताया कि वो देवरिया की मूल निवासी है, उसके माता पिता का देहांत हो गया है और वो 3 बहनें और 3 भाइयों में 3 भाई हैं उसके, सबसे छोटे भाई साहिल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई है। उसे पढ़ाने लिखाने और आगे का सारा जिम्मा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं उसको अपने साथ रखती हूँ। मैंने तब रितु को दया भाव से देखा था, लेकिन जब उसकी नौकरी लग गई तब मैंने फिर से मेल जोल शुरू किया और बहुत जल्दी ही, जानने को तो मैं 2006 से जानता था, लेकिन 2012-13 में 11-12 में जब उसकी शादी हुई और मैंने फिर उससे बातचीत शुरू की, हमने जल्दी ही शादी कर ली। लेकिन अंतर जातीय विवाह था। पवन तिवारी ब्राह्मण थे और रितु कायस्थ थी। दोनों परिवारों ने इसका विरोध किया और दोनों परिवार, लड़के वाले न तो बहू को घर में घुसने देने के लिए राजी हुए और न लड़की वाले दामाद को घर में घुसने देने के लिए राजी हुए। दोनों ही असंतुष्ट परिवार थे। लिहाजा पवन रितु के साथ एक अलग मकान लेकर रहने लगा और पिछले साल यानी 2013 में
दोनों परिवारों से लगातार बातचीत होते होते 19 नवंबर को इन लोगों ने जो धार्मिक रीति रिवाज होती है शादी की उसको पूरा किया और दोनों तरफ के परिजन भोज भात में यानी दावत में शामिल हुए और ये माना गया कि अब ये शादी पक्की हो गई। बहरहाल पुलिस बहुत परेशान हुई। सीओ कैंट बबीता सिंह और एसपी क्राइम दिनेश सिंह, इन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, कौन इसकी हत्या कर सकता है। इस बीच में उसके पास और क्या क्या था जो वो बैंक से लेके चली थी, इसके बारे में भी जानकारी की गई। नैनीताल बैंक के नादान महल रोड शाखा के जो ब्रांच मैनेजर थे दया कृष्ण मलकानी और उनके साथ बैंक के जो कर्मचारी थे उनसे डिटेल्ड बातचीत हुई। महिला कर्मचारियों ने बताया कि ये बैग हमेशा अपने पास रखती थी, सामान्य लेडीज पर्स जिसे कहते हैं, थोड़ा बड़े साइज का, और फला तरह का इनके पास मोबाइल था। पूछा गया पवन तिवारी से, उसने कहा नहीं साहब, हमें तो ना तो मोबाइल मिला ना हमें बैग मिला। पुलिस ने गायब किया होगा या जो भी बात हो, उन्होंने अपनी इस तरह की कोई शिकायत के लहजे में बातचीत की। बैंक वालों ने कहा साहब हमारे बैंक की चाबियां जो वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की वजह से ले जाती थी वो भी गायब हैं। चूंकि बैंक की कर्मचारी थी तो ये देखा गया कि इसके एटीएम्स कहीं कैश तो नहीं कराए गए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अपराधी अगर ले गए हैं, हो सकता है मारने से पहले उन्होंने इसका जो पिन कोड होता है उसका पता किया और पैसा कहीं से निकालें। लेकिन वो 3 जो उसके पास एटीएम थे उनके बारे में भी कोई सुराग नहीं लगा। फिर साहिल श्रीवास्तव ने एक और गंभीर बात बताई। उसने कहा कि कुछ दिनों पहले शहीद पथ के न्यू वडौरा में 1000 स्क्वायर फीट का एक मकान था जो दीदी ने यानी रितु ने किसी से खरीदा था और अभी कुछ दिनों पहले 30 लाख रुपए में उस मकान को बेचा भी गया। वो पैसा दीदी का उनके अकाउंट में होना चाहिए। बैंक ने उनके सारे जितने उनके अकाउंट नंबर थे सब में खंगाल कर देखा, वो 30 लाख रुपए किसी भी अकाउंट में नहीं आए थे। अब पुलिस ने कुल मिलाकर ये समझ लिया कि प्रॉपर्टी, पैसे या जेवर गहने के चक्कर में ये हत्या हुई है। लेकिन हत्या किसने की है ये कुछ पता नहीं लगा। पवन की, साहिल की, रितु की, तीनों की मोबाइल फोन की सीडीआर ली गई। पवन का पहले बताया हुआ बयान देखा गया जिसमें उसने कहा था कि मंगलवार को जिस दिन उसकी हत्या हुई है उस दिन मैं उसे लेने नहीं गया था, लेकिन दोनों की लोकेशन एक साथ चारबाग से रमजरजमन बाजार की तरफ मिली थी। पहला झूठ ये। दूसरा, साहिल ने कहा कि जब मैंने शाम को 6:40 पर रितु से बात की थी और उसने कहा था कि पवन मेरे साथ हैं, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, मैंने आधे घंटे बाद जब फ़ोन मिलाया तो रितु का फ़ोन स्विच ऑफ था। तब मैंने पवन से पूछा कि पवन दीदी घर पहुंची कि नहीं पहुंची, आप कहाँ पर हैं? तो पवन ने मुझसे कहा कि मैं जरूरी काम से देहरादून आ गया हूं और सुबह तक वापस आ जाऊंगा। पुलिस ने ये इतना बड़ा विरोधाभास एक ही बयान में, सीडीआर में उसके इस बयान की भी जांच की गई। वो कभी देहरादून की तरफ भी नहीं गया था घटना वाले दिन। वहीं लखनऊ में इधर से उधर शायद अपनी मोटरसाइकिल पर घूमता फिर रहा था।
दो चीज़ें ये, और सीओ कैंट बबीता सिंह का पहला ऑब्जर्वेशन लावारिस लाश देखने के बाद कि सब कुछ व्यवस्थित है, तो किसी अपने ने ही इसके साथ ये घटना की होगी। पराया अगर नज़दीक भी आएगा, महिला विरोध जरूर करेगी, चूड़ियां जरूर टूटेगी, कपड़े अस्त व्यस्त जरूर होंगे। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने गेसवर्क पर किसी ठोस सबूत के अभाव में ये अंदाज लगाते हुए कि हो न हो पति की जानकारी में कुछ न कुछ है, क्योंकि उसके 3-4 विरोधाभासी बयान हो चुके थे, इसलिए पति पवन तिवारी को उठाया गया। पवन तिवारी जैसे ही पुलिस उसको लेने के लिए गई, तो पवन तिवारी ने पुलिस पर, जैसे वो कहते हैं कि वो बिल्कुल बिफर गया कि आप मेरी ही पत्नी की हत्या हुई, आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, मैं पत्नी को मारूंगा, मेरा प्रेम विवाह हुआ था, पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी। बहरहाल पुलिस ने अपना आपा नहीं खोया। फिर पुलिस ने उनके बयानों के विरोधाभास को बताया। पूछताछ में विशिष्ट श्रेणी तक नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ही पवन तिवारी को यह लगा कि अब पुलिस औकात पर आने ही वाली है, उसने सब सच सच बता दिया। उसने बताया कि प्रेम विवाह के पहले हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, ये था वो था, जो फर्जी बातें लोग बताते हैं। प्रेम विवाह के बाद कुछ पैसों की बात को लेकर, घर के खर्चे के लिए कितना पैसा वो देगी इस बात को लेकर, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अभी हम लोग बच्चा प्लान नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन रुक कर हम ऐसा करेंगे जब हमारा अपना मकान हो जाएगा अपना। इस तरह की बातें कुछ बात हुई थी, और इसी बीच में ऋतु प्रेग्नेंट हो गई। ऋतु की प्रेगनेंसी के बाद पवन, जिसे कहते हैं, बहुत नाराज हुआ और ये कहा कि इसकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इसकी करानी पड़ेगी। कुछ और टर्म है हमारे ख्याल से, गर्भपात की बात वो करने लगा। ऋतु ने गर्भपात कराने से साफ मना कर दिया, उस पर विचार करने से भी मना कर दिया, और यहीं से दोनों के बीच तल्खी शुरू हुई। करीब 20-25 दिन से पवन दिमाग में ये प्लान बना रहा था कि इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि एक बार अगर घर में बच्चा आ गया फिर इससे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। उस दिन उसने तय कर लिया कि हम कैसे इसको यहाँ से सुनसान जगह ले जाएंगे। उसने बताया कि जब मैं उसे लेने पहुंचा और उसको लेकर घर की तरफ चला, तो उसने कहा, देखो कल तो मौका मिलेगा नहीं, रजमन बाजार के पास एक हमारे मित्र ने सस्ती ज़मीन देने का वादा किया है, हमें अगर मकान न भी बनाना हो तो 4-5 सालों में उस ज़मीन का दाम कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगा, और जब इधर आए ही हैं तो चलो उसे देख आते हैं। इनिशियल ना नुकर के बाद ऋतु श्रीवास्तव ने भी कहा कि अच्छा ठीक है चलते हैं। इस बहाने से वो उसे वहाँ तक ले गया, और जैसे ही थोड़ा सा निर्जन, फायरिंग रेंज के पास काफ़ी निर्जन है और पूरा एक तरफ खेत ही खेत है और उसके पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत घने जंगल हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचा और बताया कि बस इसी के पार वो ज़मीन है और बहुत अच्छी है, ज़्यादा है, सस्ते दाम में है, वहाँ ले जाते ही उसको नीचे उतारा
और अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली। तब तक उसे दबाए रखा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। फिर उसे वहीं छोड़कर वो वहां से घर भाग आया। भाई ने जब फ़ोन किया, यानी उसके साले ने, साहिल ने, तो उसको यही बता दिया कि मैं देहरादून में हूँ, ताकि उसे ये शक न हो कि मैंने मारा है, जबकि वो CDR के हिसाब से देहरादून गया ही नहीं था। पुलिस ने सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए। ये भी पूछा गया कि भाई जब उसका तुम गला दबा रहे होगे तो विरोध जरूर करेगी। उसने कहा साहब मैंने विरोध करने का मौका ही नहीं दिया। जब मैं वो खेत दिखाने के लिए, जमीन दिखाने के लिए जा रहा था, इसको थोड़ा आगे किया और एकदम से इसके गले को इस कदर हाथों से कस दिया कि इसे हिलने का भी मौका नहीं मिला, और खड़े खड़े ही मैंने उसको गला दबाकर मारा था। जब वो धीरे धीरे निढाल होने लगी तो धीरे से उसे जमीन पर गिराया था, बहुत धीरे से। उसके कपड़ों में मिट्टी भी नहीं लगी होगी, इतनी आसानी से मैंने उसको ज़मीन पर गिरा दिया था। और ज़मीन पर गिराने के बाद मैंने कम से कम आधे घंटे इस बात का वेट किया था, बार बार नाड़ी देखी थी, बार बार नाक के पास अपनी उंगली लगा कर देखता था कि सांस तो नहीं चलने लगी। और जब मैंने इंश्योर कर लिया, उसके बाद ही मैं वहाँ से हटा था। बहरहाल पवन तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा 19 दिसंबर 2014। आज की घटना देखिए। आज की घटना में प्रेम विवाह के 2 साल के भीतर ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी। और ये कोई नई बात नहीं है। प्रेम विवाह में इस तरह से हत्या होना बिल्कुल कतई नई बात नहीं है। आप इस पर नज़र अगर रखते हो, जिस किसी का भी कोई इंटरेस्ट है, तो उसे ज़रूर पता होगा कि ये नई बात नहीं है। आप खुद नेट पर चले जाएं और प्रेम विवाह के सक्सेस रेट के बारे में जानकारी हासिल करें। जानकार लोगों के विचार आपको मिल जाएंगे। और हाँ, कोरा पर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी जानकारी आपको इस बहस पर कि प्रेम विवाह कितना सफल, कितना असफल, इस पर जब आप जाएंगे तो लोगों ने अपनी अपनी राय बताई है। और ये भी बताया है कि कुल प्रेम विवाह के कितने प्रतिशत विवाह फेल होते हैं और कितने सक्सेसफुल होते हैं। इसके पहले कि मैं उन लोगों के विद्वानों की राय बताऊं, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता दूं, जो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि 80% प्रेम विवाह फेल होते हैं। कोरा की बहस या नेट पर जो आप देखेंगे, उसमें मिनिमम 70% तक लोगों का मानना है कि 70% तक प्रेम विवाह असफल हुए। और किन्हीं किन्हीं विद्वान ने, मैं जानकारी के, मैं उदाहरण के, ये प्रतिशत 90% बताया है। सभी ने उसका कारण भी जो बताया है वो लगभग समान है कि प्रेम विवाह में क्षणिक आकर्षण और क्षणिक तीव्र आकर्षण, वासना और एक दूसरे के प्रति महत्वाकांक्षा कि शादी के बाद ये घुमाएंगे, टहलाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मकान लेंगे, हमें अच्छी तरह से रखेंगे। और लड़का की शादी के बाद हमें दोनों टाइम खाना अच्छे से मिलेगा, घर की साफ़ सफाई रहेगी, रिश्तेदारों को अच्छे से इंटरटेन किया जाएगा। इस तरह की महत्वाकांक्षा, ये जो अति महत्वाकांक्षा प्रेम विवाह के पहले, इसमें प्रेम विवाह होते ही टकराव शुरू हो जाता है।
ये भी उसी में लिखा है कि ऐसे प्रेम विवाह जो पहली बार मिलने या पहली बार जानने के 6 महीने के भीतर ही हो गए हैं, उसमें जो असफलता का प्रतिशत है वो 90% है। यानी पहली बार बात हुई, पहली बार कहीं देखा, या पहली बार ही मुलाकात हो गई और 6 महीने के भीतर शादी हो गई, इसका सक्सेस रेट बहुत खराब है। सिर्फ 10% विवाह ही सफल माने गए हैं। दूसरा जो उसमें इंडिकेटर दिया गया है, मैं एग्जाम्पल्स के, कि 6 महीने से लेकर 2-3 साल तक प्रेम संबंध चले और तब प्रेम विवाह हुआ, तो उसमें सक्सेस रेट 50% का है। यानी लंबे समय तक एक दूसरे के जानने समझने के बाद अगर प्रेम विवाह हुआ है तो उसका सक्सेस रेट 50% है। इसलिए मैं किस्सा कोई परिवार के लोगों से अपील करूंगा कि अगर उनके जानकारी में, उनके घर में, उनके बच्चे बच्ची अगर किसी के प्रेम संबंधों का आपको पता लग जाए तो कृपा करके कोई जल्दबाजी न करें। उन प्रेमी जोड़ों के लिए भी मेरी ये सलाह है कि विवाह की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें, चाहे जितना समय लगे। एक दूसरे के बारे में अपनी सारे डाउट्स दूर कर लें और तब विवाह की बात भी सोचें। और सबसे बढ़िया तो तब होगा जब दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स को राजी भी कर लें। लेकिन तब भी सफलता का प्रतिशत 50% ही है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि किस्सा कोई परिवार के तमाम लोग जिनको ये पता लग जाए कि उसकी बेटा बेटी, रिश्तेदार, नात हित ये कहीं से प्रेम संबंध में है, उन्हें अच्छी तरह समझाइए। उन्हें कहिए कि पूरा मौका दें एक दूसरे को समझने का। बताइए, अगर लड़की है आप भी इस संबंध से राजी हैं तो उससे ये कहिए कि लड़के के पेरेंट्स का भी राजी होना आवश्यक है। लड़का है तो उसको ये बताइए कि लड़की के पेरेंट्स से भी जरूर बात कर ली जाए। जब सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में आ जाए तब शादी करें। लेकिन उस महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के नापने का कोई पैमाना नहीं है। शायद इसीलिए तब भी सक्सेस रेट 50% का है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।